नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं अजीत कुमार। एक बार फिर से ईसा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। जी हां, एमएलसी चुनाव में रिंकू यादव ने जीत दर्ज कर ली है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। आज रिजल्ट आ गया है। कैसे उनकी जीत हुई है, कहां कहां फैक्टर, कौन फैक्टर काम किया है, क्या वाकई में जो है वो एम बाई जो समीकरण जिस पे पहले आरजेडी लालू यादव विश्वास करते थे वो समीकरण काम किया है, यादव वर्सेस भूमियार का समीकरण काम किया है। एक बार फिर से हम जानना चाहते हैं, जो हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार गौतम है, वो आपको बताएंगे कि एमएलसी चुनाव में जो है वो रिंकू यादव ने चुनाव दर्ज किया है, वो कौन फैक्टर काम किया है। मुकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि रिंकू जी ने आज चुनाव दर्ज कर लिया है, कौन सा फैक्टर काम किया है। हमने पहले भी बताया था इस चैनल के माध्यम से कि रिंकू यादव जो है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं गया से। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चुनाव से ठीक 3 दिन पहले हम लोगों ने एक ईसा न्यूज पर रिंकू यादव के साथ जो साक्षात्कार किया था, और उसमें जो चीज़ें उनके वक्तव्य से जो चीज़ें सामने आई थी, तो उससे स्पष्ट था, वो आश्वस्त थे कि चुनाव वो जीत रहे हैं। और जो धरातल पर भी जो चीज़ें दिख रही थी वो भी स्पष्ट था कि इस बार रिंकू यादव चुनाव जीत रहे हैं। बहरहाल परिणाम सामने है, रिंकू यादव ने जीत दर्ज कर ली है। इसके कई मायने देखे जा सकते हैं। हालांकि पूरे परिदृश्य में देखिए तो पूरे बिहार में एनडीए की जीत दर्ज हुई है, लेकिन यदि मगध के मायने निकाले जाए तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था विधानसभा चुनाव में, जिस प्रकार राजद का जो सफलता का रेशियो था मगध में, तो उसके आधार पर भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार रिंकू यादव चुनाव निकाल रहे हैं। चूँकि पिछले बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें मनोरमा देवी महागठबंधन की प्रत्याशी थी और रिंकू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे। चूँकि उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि रिंकू यादव एनडीए के प्रत्याशी होंगे, लेकिन खैर वो टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो चूँकि पिछले चुनाव में ही रिंकू यादव क्षेत्र में प्रचलित हो गए थे, उनका नाम लोग जान रहे थे, इस बार राजद ने उनको प्रत्याशी बनाया और जिस उम्मीद और जिस विश्वास से उनको प्रत्याशी बनाया गया, रिंकू यादव उसी विश्वास के तर्ज पर अपना चुनाव जीत दर्ज कर और एक परचम लहराए हैं। शुरुआत के दिनों में ऐसा लग रहा था कि चूंकि रामविलास पार्टी से भी उम्मीदवार थे और जो कि जहानाबाद हुलासगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र जी थे, मनोरमा देवी जो कि सिटिंग कैंडिडेट थी, ऐसे में आए आरजेडी से प्रत्याशी नागेंद्र उर्फ रिंकू जी आए, तो कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणात्मक रहेगा। लेकिन जो तीसरा जो कैंडिडेट है वो तो काफ़ी मतलब हाशिए से काफ़ी पिछड़ गए थे, तो ये कैसे ऐसे हुआ? देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात ही नहीं थी, क्योंकि लोजपा रामविलास से जो उम्मीदवार आए थे उनका घोषणा बहुत बाद में हुआ था और ये दोनों प्रत्याशी पहले से चुनावी मैदान में कूद चुके थे। इस जीत में और इसकी तैयारी में जो सबसे बड़ा मायना था वो था गया जिला का वोटिंग। चूँकि खास करके स्पेशली हम बताना चाह रहे हैं वो अत्रि विधानसभा क्षेत्र का मामला। चूँकि लोकसभा चुनाव में जब सुरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे थे तो अत्रि से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सुरेंद्र जी को काफ़ी लीड मिलेगा, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो अत्रि विधानसभा से वो लूज कर गए थे। कारण था कि उस समय वहाँ के जो रंजीत यादव थे, राजेंद्र यादव का बेटा, बताया जाता है कि उस समय समर्थन में नहीं थे दिल से, जिसके कारण वहाँ आरजेडी के प्रत्याशी को मतलब मात खाना पड़ा। लेकिन इस बार रिंकू यादव को लेके रंजीत यादव काफ़ी सक्रिय थे और ये ही कयास लगाए जा रहे थे कि गया जिला क्या करता है। क्योंकि जहानाबाद और अरवल को लेके बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं थी, यहाँ स्पष्ट था कि यहाँ आरजेडी प्रत्याशी आगे रहेंगे। तो इसका जो फायदा जो आप बता रहे हैं सुरेंद्र यादव वर्सेस जो अभी अत्रि विधायक हैं रंजीत जी, तो ये इसका फायदा तो इन लोगों को आरजेडी खास करके पार्टी को आने वाला आगामी लोकसभा विधानसभा में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। बिल्कुल मान कर चल सकते हैं कि यदि जो टकराहट है सुरेंद्र जी और राजेंद्र यादव जी के बीच, जो एक चीज़ें आती है सामने कि दोनों दो धुर पर हैं, तो शायद हो सकता है कि रंजीत यादव और रिंकू यादव के बीच जो तालमेल हुआ है, जिस तरह से सक्रियता रंजीत यादव ने दिखाई है, तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि रिंकू यादव, राजेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव के बीच ब्रिज का काम कर सकें,
दोनों को मिला सकें, तो हो सकता है कि इसका एक बड़ा मायना हो और लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र जी को काफ़ी फायदा मिल सके। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी ने बताया कि आगामी लोकसभा में इसका फायदा जो है वो आरजेडी को जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा। ओवरऑल अब हम बात करते हैं मुकेश जी, पूरे बिहार में आज जो है वो एमएलसी चुनाव का परिणाम आया है। ओवरऑल पूरे बिहार का जो अगर हम बात करते हैं तो कितने उम्मीदवार जो हैं वो एनडीए के जीते हैं, कितने जो है वो आरजेडी खेमे से जीते हैं, और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो निर्दलीय हैं, तो उनका रुख जो निर्दलीय है उनका किधर जाएगा और इसका बेनिफिट जो है वो आरजेडी को कितना मिलेगा? जो परिणाम आए हैं निकल के, उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ तक राजद की बात है, उनके 6 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं, 6 प्रत्याशी जदयू के भी जीत के आए हैं और 8 प्रत्याशी भाजपा के जीत के आए हैं, 3 निर्दलीय भी हैं और एक रामविलास पारस गुट के भी एक प्रत्याशी जीते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस चुनाव में एनडीए को जीत मिली है। ओवरऑल की बात किया जाए तो निर्दलीय में भी एक नवादा में अशोक यादव हैं, तो वो चूंकि निर्दलीय लड़े थे, राजद से टिकट नहीं मिला था, लेकिन चूंकि वो राजवल्लभ जी के भतीजे हैं तो ये मान के चला जा सकता है कि वो आरजेडी समर्थित गुट के हैं, लेकिन एक वैशाली से जीते हैं। तो हमें लगता है कि सच्चिदानंद राय जी की जब बात की जाए तो वो एनडीए के ही पहले रहे हैं, नेता रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस विधान परिषद चुनाव में एनडीए अपनी जीत को, अपनी स्थिति को बनाए रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने चूँकि पूरा बिहार मगध को देखता है कि मगध का मैसेज क्या है। तो मगध का मैसेज, चूँकि मनोरमा देवी लगातार यहाँ से विधान पार्षद रही थी, तो उनकी हार को लेकर कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। लोग मान के चल रहे थे कि मनोरमा देवी फिर से रिरोल करने जा रही है। क्या लगता है हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? मनोरमा देवी सिटिंग यहाँ से जीती हुई कैंडिडेट थी, हार गई चुनाव, क्या कारण क्या लगता है? देखिए, हम लोग जो धरातल पर देखे अजीत जी कि इस बार जो भी पंचायत प्रतिनिधि जीते, तो प्रत्याशी जो भी मैदान में थे वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों से कांटेक्ट किया, डायरेक्ट। पहले इसके पिछले चुनाव में थे कि पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता वो जनप्रतिनिधियों को आपस में बांधते थे, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, चाहे वो मनोरमा देवी हो चाहे रिंकू यादव। मतलब हर पंचायत में, हर वार्ड में जा के खुद मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसका सुखद परिणाम आया कि जो जिससे डायरेक्ट कन्विंस हुआ वो उसके पक्ष में चला गया। तो ये फर्क पड़ा है पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में। चूँकि रिंकू यादव नया प्रत्याशी भी थे, निर्दलीय लड़े थे, तो बहुत बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन लोग जानते थे कि ये चूँकि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और उनका एक पर्सनल बिहेव भी बहुत काम किया है। इतने श्योर नेचर के हैं, लोगों से जब भी मिले वो, चूँकि हम लोग के साक्षात्कार में बताए थे कि हम लोग के साथ जो भी मिले तो एक अच्छा रिस्पांस, एक गुड रिस्पांस, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिससे वो आश्वस्त थे कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। और उनका एक नारा भी ज़बरदस्त था, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे आगे होगा ग्राम सभा। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम किया है रिंकू यादव के लिए, जो हम लोग धरातल पर देखे हैं, और यही हम मानते हैं कि रिजल्ट का कारण बना। तो क्या मनोरमा देवी इतनी दिन से जीती हुई थी, वो क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं में कितना जो है वो कार्यान्वित हुई थी, काम की थी, नहीं की थी, इसका क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा? देखिए, बहुत फर्क पड़ जाता है एमएलए और एमएलसी को लेकर, क्योंकि एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक चुनती नहीं है, क्योंकि ये इसको तो पंचायत के जनप्रतिनिधि चुनते हैं। फंड का तो जो एलोकेशन है वो एमएलए और एमएलसी को बराबर है, बट एमएलसी पर बहुत ज़्यादा लोड और दबाव नहीं होता जनता का। जनता का दबाव एमएलए पर ज़्यादा रहता है। तो एमएलसी का फंड है वो खर्च करते ही हैं, जो उनके लोग रहते हैं, खर्च करता रहते हैं, जहां बताते हैं स्कीम को लिखते हैं, लेकिन चूंकि उन पर दबाव ज़्यादा नहीं रहता है। जिस तरह से एमएलए पर, एमपी पर दबाव रहता है, उस प्रकार एमएलसी और राज्यसभा के सदस्यों पर दबाव ज़्यादा नहीं रहता है, चूँकि पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं उनकी होती है, तो इस कारण से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहता है। लेकिन चूंकि फंड मिलता है, सेम फंड मिलता है, जो एक एमएलए को मिलता है वही फंड एमएलसी को भी मिलता है, तो विकास का कार्य होता है। जो आदमी पहुंचते हैं उनके पास, बात बताते हैं अपने एरिया के विकास के बारे में, तो उनको लिखते हैं और वो काम होता है। तो ये थे मुकेश कुमार गौतम, जो आज एमएलसी चुनाव परिणाम आने के बाद ओवरऑल पूरे बिहार के साथ साथ मगध का जो है वो आपको विश्लेषण बता रहे थे। हमने इसी स्टूडियो ईसा चैनल में जो है वो रिंकू यादव का इंटरव्यू किया था चुनाव के ठीक 3 दिन पहले। एक बार हम चाहेंगे कि अपने ईसा न्यूज़ चैनल के माध्यम से रिंकू यादव को भी बहुत बहुत बधाई हो, और इसी तरह आपको हम लगातार खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।